नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी पहुंचे। इस दौरान वे भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। दूसरी बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी देश भर में वक्फ कानून में हुए बदलाव को लेकर जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत लोगों को वक्फ कानून में किए गए संशोधन के बारे में जानकारी दी जाएगी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में विपक्षी पार्टियां और अलग अलग मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे। तीसरी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी अब पश्चिम और दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में पूरी ताकत झोंकने जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में संगठन विस्तार, जनाधार बढ़ाने और पार्टी को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। चौथी बड़ी खबर, इंदौर में स्कूल अब दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी पहुंचे। इस दौरान वे भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा, बाबा साहेब ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गौरव प्राप्त हुआ। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को 100% स्कॉलरशिप मिले, नौकरी में आरक्षण की सुविधा मिले, समाज के मुख्यधारा से जोड़कर व्यवस्था के अंदर सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, ये बाबा साहेब की देन है। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन के बाद से लगातार षड्यंत्र किए। ये लगातार ऐसे प्रयास करते रहो जिसके कारण समाज में विद्वेष, अव्यवस्था, अराजकता पैदा हो। कांग्रेस ने तो 1952 से पहले आम चुनाव में बाबा साहब को हराया था। साथ ही बाबा साहेब के 78,000 वोटों की काउंटिंग ही नहीं करने दी। परिणाम रहा कि बाबा साहेब हार गए। जिसमें बाबा साहेब को हराया उसे कांग्रेस ने बाद में पद्म पुरस्कार दिया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर 3 दिवसीय दौरा है, साथ ही कितना महत्वपूर्ण दौरा ये है और साथ ही गोरखपुर वासियों को क्या बड़ी सौगात का पिटारा दे सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल तरुणा, देखिए आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज दूसरे दिन बस के दौरे पर आज उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारत के संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए विपक्ष पर कई हमले बोले। जहां एक और उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर तमाम बातें कही और इसके साथ ही जो उनका चाहे सामाजिक न्याय को लेकर आंदोलन हो या फिर राजनीतिक आंदोलन हो या फिर नारी सशक्तिकरण को लेकर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन चलाए और इसके साथ ही देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर जो उनका योगदान रहा, चाहे भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना करना हो या आर्थिक नीतियों को संभालने जैसे कई महत्वपूर्ण बातों पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां प्रकाश डाला, तो वहीं उन्होंने कहा कि 1952 में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संसद में आने के लिए चुनाव लड़ रहे तो जो कांग्रेस ने उनको रोकने का काम किया और इस दौरान उनके 78,000 वोटों की गिनती नहीं होने दी और जिसने ये षड्यंत्र रचा, यानी कि जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी था और जो जीता उसे जो है कांग्रेस ने सम्मान दिया। इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने हमला बोला कि समाजवादी पार्टी के लोग तरह तरीके के षड्यंत्र करते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने लगातार षड्यंत्र के तहत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया। यहाँ तक कि इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से देश के संविधान का निर्माण करने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया और इसके साथ ही महिला उत्थान को लेकर हो तमाम उन्होंने काम किए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत उन्हें कभी जो है आगे नहीं आने दिया। एक विद्वान व्यक्ति को जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस ने परेशान किया, ये बहुत ही शर्मनाक है। निश्चित तौर से देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज बाबा साहब के संबोधन में बोल रहे थे तो उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति को लेकर भी बातें कही कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जहाँ समाज के सभी वर्गों और जातियों के लिए सोचते थे, वहीं देश में शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के जो लोग हैं, हाशिए पे खड़े जो लोग हैं, उनके विकास और उत्थान के लिए भी बात कही। सामाजिक न्याय की बात की जाए तो सामाजिक न्याय में जिस तरीके से जो निचले पायदान के वर्ग के लोग थे उनके उत्थान के लिए बाबा साहब ने काम किया। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य जो लोग हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी उच्च शिक्षा को लेकर भी बाबा साहब ने कई बातें अहम रखी थी और उनको
आज जिस तरीके से आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वो संघर्ष जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही है। निश्चित रूप से आज देश में प्रगति का रास्ता जो है बाबा साहब के दिए संविधान से ही है। और आज इतना बड़ा विशाल जो हमारे संविधान इस देश में मिला है, कई देशों में हमारे संविधान से कई प्रेरणाएं ली जाती हैं, और जब किसी देश में संविधान निर्माण की बात होती है तो भारत के संविधान से कई अंश लिए जाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, फिर या नेपाल हो, श्रीलंका हो, यहाँ भी भारत के संविधान से कई चीजें ली गई हैं और उसके आधार पर जो है इन देशों का संविधान चल रहा है। अन्य देशों में भी जो है भारत के संविधान से कई महत्वपूर्ण चीजें ले गए हैं। तो हमारा जो विशाल संविधान मिला, ये हमें गौरव की अनुभूति कराता है। जी, ये भी देखा जाता है कि जो कांग्रेस है हमेशा संविधान का अपमान करती है और साथ ही भाजपा को घेरती है कि जो भाजपा है वो संविधान का अपमान करती है। साथ ही B.R. अम्बेडकर ने SC ST के लिए आरक्षण भी दिया है, साथ ही अन्य काम किए हैं। अब देखिए, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से हमेशा से ही आरोप लगते रहे हों, चाहे संविधान सभा में आने को लेकर बाबा साहब जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी जो कांग्रेस ने बाबा साहब के जो सहयोगी थे उसको तोड़कर चुनाव लड़ाया था, और चुनाव लड़ाने के बाद बाबा साहब को चुनाव हराया गया। इसके बाद संविधान सभा में जब चुनाव में पहले चुनाव में जब जीत कर आए थे तो वो जो इलाका था, खुलना का इलाका, वो पाकिस्तान में देने के कारण ये जो है उनकी संसद सदस्यता चली गई। तो उसका पश्चिम बंगाल से एक सीट खाली की गई और उस सीट पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चुनकर आए और संविधान सभा में पहुंचे। निश्चित तौर से देखिए, कांग्रेस का षड्यंत्र हमेशा से ही विपक्षी दल लगातार उजागर करते रहे हों, और अब भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब के अपमान जिस तरीके से कांग्रेस के समय में हुआ है उसको गिनाने का काम किया जा रहा है। देखिए, इसका मुख्य कारण यही है कि जो कांग्रेस पार्टी पूर्व में बाबा साहब के संविधान को लेकर इसमें जो कानूनों में जो लिखा गया है उसमें छेड़छाड़ करती रही है, और उसके साथ ही लगातार देश में संविधान को लेकर अलग अलग बातें कांग्रेस ने अपनी राज्य सरकारों में रखी है, और अलग अलग नियत और नियम यहाँ जो बनाए हैं उसको लेकर हमेशा से, चाहे भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ हो, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य जो दल हैं वो कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं। क्योंकि संविधान में जिस तरीके से एक देश एक निशान एक विधान का काम था, लेकिन कांग्रेस के समय में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की स्थितियां वहां पैदा की ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। इसीलिए लगातार जो कांग्रेस के नेता इस तरीके से सत्ता में रहे, और उसका विरोध हमेशा से जनसंघ ने किया, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज इन्हीं बातों को लेकर लगातार बीजेपी संगठन हमेशा कांग्रेस को घेरने का काम करता है। यही कारण है कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने जिस तरीके से किया है, और अन्य जो संगठन है जो बाबा साहब के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है बड़ा दल है वो, और इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है कि ये लोग पहले बाबा साहब को नहीं मानते थे, बाबा साहब के नाम पर बनाए हुए जिले और इंस्टीट्यूट को खत्म करने का काम, चाहे मुलायम सिंह यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए बाबा साहब के नाम से बने इंस्टीट्यूटों को बदलने का काम किया है, जिलों के नाम बदलने का काम किया है। तो ऐसे में ये लोग केवल जो है संगठन के नाम पर यहाँ वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। जो अनुसूचित जात जनजाति वर्ग है उसको धोखा देने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जुड़े दल कर रहे हैं। बाबा साहब को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महू में जब बाबा साहब का जन्म हुआ था उसको भी एक प्रतीक स्थल बनाने के साथ वहां पर्यटन स्थल बनाया, ताकि आने वाले लोग जो है बाबा साहब के जन्म स्थल को देखें। और इसके साथ ही लंदन में जहां बाबा साहब रहते थे उस जगह को भी जो है भारत सरकार ने लिया है, ताकि वो प्रतीकात्मक रूप से वहां बाबा साहब को सम्मान मिले और पहचाना जा सके कि संघर्ष के समय बाबा साहब यही पढ़ाई करते थे। तो ये सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में मिला है, और इसलिए योगी आदित्यनाथ मंच पर आज इन बातों को गिना रहे थे। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी देश भर में वक्फ कानून में हुए बदलाव को लेकर जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए लोगों को वक्फ कानून में किए गए संशोधन के बारे में जानकारी दी जाएगी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में विपक्षी पार्टियां और अलग अलग मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक इसे लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। वहीं MP बीजेपी अन्य अभियान की तैयारी में जुटे गए हैं। बीजेपी ने विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर अभियान का खाका खींचा है। बीजेपी 20 अप्रैल से 25 मई तक जन जागरण अभियान चलाएगी। जन जागरण अभियान के तहत भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समाज के बीच पहुंचकर उनको वक्फ कानून के फायदे गिनवाएंगे और ये बताएंगे कि कैसे मुस्लिम समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान को लेकर बीते दिनों बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने
दिल्ली में बीजेपी के देश भर से आए कार्यकर्ताओं से संवाद किया। विपक्ष और मुस्लिम संगठन जिस तरह से मुस्लिम समाज को वक्फ संशोधन कानून को लेकर गुमराह कर रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, वक्फ कानून को लेकर अन्य राज्यों, माफ कीजिएगा, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर R.K. शुक्ला जी जुड़ गए। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे देखा जा रहा है कि वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल हो या फिर अन्य राज्य, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पर अब बीजेपी एक जन जागरूकता अभियान चलाने जा रही है जिससे कि पता चलेगा कि वक्फ कानून क्या है और उसमें क्या क्या संशोधन किए गए। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वक्फ कानून में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। देखिए, वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2025 में जो संशोधन किए गए हैं, उनको समझने के पहले मुझे लगता है कि ये पता होना चाहिए कि आखिर वक्फ है क्या। जी, मैं जो मेरी जानकारी में है, वक्फ का मतलब होता है दान करना। जी, दान क्या कर पाओगे? तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, जो आपकी निजी प्रॉपर्टी है उसको ही आप दान कर पाओगे। दूसरी, दान क्या रहता है? समाज की भलाई, समाज कोई भी हो, ठीक है। अब समाज की भलाई कैसे होगी? उस समाज के लिए आप स्कूल खुलवाएं, धर्मशालाएं बनवाएं, अस्पताल बनवाएं, कॉलेजों का निर्माण कराएं, ठीक है ना। जो वक्फ का मुख्य उद्देश्य है वो ये रहा। अब रहा सवाल कि अभी जो संशोधन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, विरोध क्यों? मुझे लगता है कि इसके लिए मुस्लिम समाज में जागरूकता की वाकई कमी है, क्योंकि आप देखिएगा 1947 से लेके 2013 तक वक्फ पे जो एक संगठन था, उसके पास शायद 11,00,000 एकड़ के आसपास जमीन थी जी, ठीक है। लेकिन 2013 से लेके 2025 मतलब पिछले 13 सालों में वो 11,000 एकड़ की जगह 25 लाख एकड़ जमीन हो गई। आप किसी भी आम इंसान से पूछिएगा, क्या 25 लाख हजार एकड़ जमीन का उपयोग मुस्लिम के लिए हो रहा है? नहीं, कोई नहीं बोलेगा, मुस्लिम समाज के लोग भी नहीं बोलेंगे। आज हमारे देश में कितनी स्कूलें हैं, कितनी कॉलेजें हैं जो वक्फ के द्वारा बनाई गई हों या संचालित हों, गिनी चुनी होंगी। इसका मतलब क्या है कि जो भी वक्फ को जिन लोगों ने दान करी नियमानुसार, उसका भी उपयोग नहीं हो रहा है। अब इसका विरोध होने के अपने कारण है, एक राजनीतिक कारण है जो ज्यादा दिखाई देता है। हमारे देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने मुस्लिम वोटों को अपनी बकौती समझ रखा है कि ये सिर्फ हमें वोट देंगे और किसी को नहीं दे सकते। मुख्य वजह है समाज में शिक्षा की कमी, मेरा ऐसा मानना है। अब दूसरी चीज आती है कि वक्फ जो संशोधन है, क्योंकि हमारे देश की सर्वोच्च संसद द्वारा इसको पारित किया गया है। इसके पहले जेपीसी गया था, लगातार 6 महीने तक विभिन्न समूह संगठनों से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्कस हुआ, बैठकें हुई, उसके बाद ये प्रस्ताव बन के लोकसभा में आया। इस पे भी काफी लंबी डिबेट हुई, आपने देखा 1:30 बजे तक, 11 बजे तक डिबेटें चली जी। उसके बाद इस संशोधन को पास किया गया। तो राष्ट्रपति महोदय ने उसको एक्सेप्ट किया, लागू किया, उसको दस्तखत कर दिया। जो कानून भारतीय संसद के द्वारा पारित हो चुका है, राष्ट्रपति द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा चुका है 8 अप्रैल को, अब उसके अगेंस्ट में किसी प्रकार का विरोध न्यायोचित नहीं है। जी, वक्फ एक संस्था है, उसको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है, साथ ही उसको राजनीति रूप क्यों दिया जा रहा है? नहीं, मैंने अपने स्टेटमेंट में पहले ही बोला कि जो दान होता है, और दान का उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। समाज की भलाई तो हो नहीं रही है, उस समाज के कुछ ठेकेदार उसका उपयोग कर रहे हैं। अब जब क्योंकि उनको आर्थिक नुकसान होगा तो वो तो मुस्लिम समाज की जो कम्युनिटी है, अशिक्षित लोगों को भड़काएंगे, भड़काने का तरीका है रोड पर लाएंगे। तो यही वजह है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुजन समाज पार्टी अब पश्चिम और दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में पूरी ताकत झोंकने जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में संगठन विस्तार, जनाधार बढ़ाने और पार्टी को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी नेताओं ने तन, मन, धन और संगठन को मजबूती देने का संकल्प लिया। साथ ही यह भी तय किया गया है कि अब इन राज्यों में भी बहुजन आंदोलन की चेतना को व्यापक रूप से फैलाया जाएगा। मायावती ने बैठक में जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के पूर्ण आवंटन, नई शिक्षा नीति और जबरन भाषा थोपने जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने कहा है कि इन विवादित मुद्दों का इस्तेमाल कुछ राजनीतिक दल अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जिससे आम जनता और देश हित प्रभावित हो रहा है। मायावती ने कहा कि गुड गवर्नेंस वही है जो पूरे देश के संविधान के मुताबिक साथ लेकर चले, न कि कुछ राज्यों को साथ रखकर बाकी को हाशिए पर ढकेल दे। मायावती ने बैठक में यह भी गहरी चिंता जताई कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब तबके के बच्चे अगर अंग्रेजी भाषा नहीं सीख पाएंगे तो वे IT और स्किल आधारित क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। मायावती ने केंद्र सरकार को नसीहत दी कि भाषा के नाम पर किसी प्रकार की नफरत या दबाव उचित नहीं है। भाषा का चुनाव लोकतांत्रिक होना चाहिए, न कि राजनीतिक। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, मायावती की दिल्ली में अहम बैठक हुई है, साथ ही अब मायावती एक्शन मोड में नजर आ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर लगातार BSP मायावती बैठकें कर रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं तरुणा कि BSP चीफ मायावती लगातार देश और प्रदेश में BSP संगठन को मजबूत करने के लेकर समय समय पर वो बैठक कर रही हैं। अभी हाल में ही जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में 16 तारीख को एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों को बुलाया था और जो मार्च में उन्हें काम दिए गए तो उनकी समीक्षा बैठक की थी। अब क्योंकि उन्होंने एक नया कोऑर्डिनेटर और बनाया है, जिसमें पूर्व सांसद राजाराम को जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की, उनको लेकर जो है विशेष यहाँ पर जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही पार्टी अन्य राज्यों में जहां पर पहले बहुजन समाज पार्टी निर्णायक हुआ करती थी, तो ऐसे राज्यों में और ज्यादा पार्टी संगठन को मजबूत करने को लेकर यहाँ कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि BSP चीफ के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पर कई आरोप लगते रहे हैं, उन आरोपों को दरकिनार करते हुए मायावती अपने संगठन को और मजबूत और धार देने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दक्षिण राज्य हो या पश्चिमी राज्य में हो, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ बूथ स्तर पर पार्टी को खड़ा करने को लेकर पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, चाहे वो यहाँ पर भाषा का मुद्दा हो, नई शिक्षा नीति का मुद्दा हो, जनगणना का मुद्दा हो, इसको लेकर भी केंद्र को कई नसीहत उन्होंने दी है। और इसके साथ ही यह भी मांग की है कि जनगणना के आधार पर नई लोकसभा की यहाँ सीटें आवंटित की जाए और दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति को लेकर भी यहाँ स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार काम करे। वहीं उन्होंने भाषा थोपने को लेकर भी केंद्र सरकार पर तमाम हमला बोला है। उन्होंने कहा इसके लिए दबाव नहीं होना चाहिए और यह एक लोकतांत्रिक चयन प्रक्रिया है, इसलिए इसमें राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो सरकारी स्कूलों में अनुसूचित जात, जनजात एवं पिछड़ा वर्ग के बच्चे भारी तादाद में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं है वो प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसे में जब उन्हें अंग्रेजी नहीं सिखाई जाएगी या फिर अन्य राज्यों में जिस तरीके से स्थानीय भाषाओं पर राज्य की भाषाओं को लेकर यहाँ जोर दिया जा रहा है, अंग्रेजी को बाइकाट किया जा रहा है, तो ऐसे में जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे तो वो IIT या ITI या अन्य जो तकनीकी शिक्षा है उसमें वो कैसे मजबूत होंगे और ये लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इस पर भी जो है BSP चीफ मायावती ने चिंता जताई है और केंद्र को नसीहत दी है कि भाषा थोपने और भाषा को लेकर राजनीति करने जैसे काम ना हो। दूसरी तरफ देखिए, जहां पर महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो या फिर यहाँ पर तमिलनाडु हो, केरल हो, यहाँ पर BSP का जनाधार बढ़ाने को लेकर मायावती ने अपने यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको जिम्मेदारी दी है और उनको कई दिशा निर्देश देते हुए वहां का रूट प्लान भी दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जिस समय यहाँ बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब जिंदा हुआ करते थे, उस समय यहाँ महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी एक निर्णायक भूमिका निभाती थी और यहाँ पर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीत कर आते थे। वहीं गुजरात की भी यही स्थिति थी, गुजरात से भी यहाँ विधायक जीत कर आते थे और इसके साथ ही चाहे निकाय के चुनाव हो वहां भी बहुजन समाज पार्टी को जीत मिलती थी। इसके साथ केरल है, तमिलनाडु है या कर्नाटक है, इन राज्यों में BSP की अच्छी स्थिति हुआ करती थी और यहाँ भी BSP धुआंधार तरीके से चुनाव लड़ती थी। निर्णायक भूमिका में यहाँ बहुजन समाज पार्टी रहती थी, लेकिन समय दर समय यहाँ बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने या अन्य दलों ने षड्यंत्र करके BSP चीफ के ऊपर कई आरोप लगाए हैं, अन्य राज्यों में तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, जिसमें विपक्षी दलों ने बहुजन समाज पार्टी के ऊपर
यहाँ पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया और इसके साथ ही यहाँ जो है सवर्ण वर्ग को उपेक्षित करने का आरोप लगाया या अन्य तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर भी बीएसपी चीफ मायावती ने अपने पदाधिकारियों को दिल्ली में आज निर्देश दिया है कि जो बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की उत्तर प्रदेश में सरकार रही और देश हित में जो काम किए गए हैं, बहुजन महापुरुषों को जो सम्मान दिया गया है, सर्व समाज के हित में जो काम किया गया है, जिस तरीके से विपक्ष ने बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आरोप लगाए थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने ही सबसे पहले सवर्ण आरक्षण को लेकर वकालत की थी कि जो सवर्ण समाज में जो वंचित लोग हैं, जिनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। तब तत्कालीन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उस समय भी कांग्रेस ने और बीजेपी ने बीएसपी की इस बात को लेकर सदन में विरोध किया था और कहा था बेवजह इस मुद्दे को उठा रही हैं मायावती यहाँ एक अलग तरीके की राजनीति को पैदा कर रही हैं। लेकिन जो जनक रही है यहाँ पर सवर्ण आरक्षण की, वो बीएसपी चीफ मायावती रही है, जिसको अमल में लाने का काम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, उस दौरान भी उन्होंने जो सरकारी नौकरियां थी वहां भी सवर्णों को उन्होंने उसी आधार पर जो उनकी मानसिकता थी उन्हें नौकरियों में स्थान दिया। साथ ही साथ इस बात का जब फायदा यहाँ पर बीजेपी ने देखा कि इससे बहुजन समाज पार्टी की 2007 में सरकार बनी, हालांकि यहाँ पे पत्थरों के नाम पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को बदनाम किया गया है कि मायावती ने सबसे बड़ा एक जो है उत्तर प्रदेश का धन है वो यहाँ पार्कों बनाने को लेकर लगा दिया हो, चाहे उस समय की कांग्रेस हो, चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था 2012 में बीएसपी की सरकार चली गई थी। लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने लिया और सवर्ण आरक्षण यहाँ लागू किया, जिससे आज यहाँ पर जो सवर्ण में जो निचले तबके पर लोग हैं, हाशिए पे जो लोग थे, उन्हें आरक्षण के जरिए तमाम तरीके की यहाँ जो उपलब्धियां मिल रही हैं, जो लाभार्थी योजनाएं मिल रही हैं, उसकी जनक देखिए बीएसपी चीफ को ही कहा जा सकता है। इन बातों को लेकर भी उन्होंने बीएसपी चीफ मायावती ने अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बीएसपी की जो गुड गवर्नेंस रही है और सर्व समाज के हित में जो काम किए गए हैं, फांसी पे खड़े लोगों को जिस तरीके से बीएसपी ने यहाँ पर विधायक बनाया, मंत्री बनाया, राज्यसभा भेजा, यह भी गिनाने का काम किया जाए कि बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है, सर्व समाज के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी काम करती है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारा है और इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए अब देखना होगा कि जो बीएसपी मायावती अब कितना पार्टी को साथ पाती है, साथ ही जनता में कितनी पकड़ बना पाती है खुद की पार्टी को लेके। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंदौर में स्कूल अब दोपहर 12 बजे तक ही संचालित होंगे। लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। यह आदेश नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों पर लागू होगा। इस आदेश का पालन सभी सीबीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल, सरकारी, निजी और सभी अनुदान प्राप्त स्कूलों को करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा कि स्कूलों में मूल्यांकन का काम पहले की तरह चलता रहेगा, वहीं प्रभावित नहीं होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक ही स्कूल खुले रहेंगे। इसके बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी बच्चों को लू से बचाने के लिए स्कूलों का समय बदलने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा था। बता दें कि गर्मी को देखते हुए मध्य प्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है। अब जो बच्चों के स्कूल है वो 12 बजे तक ही संचालित की जाएगी, क्योंकि जो गर्मी है वो काफी तेज हो गई है और उसी को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनों पर इंदौर से पुष्पेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, गर्मी को देखते हुए समय में बदलाव किया गया है। अब जो स्कूलों का समय है वो 12 बजे तक कर दिया गया है, क्योंकि काफी तेज लू की तपिश देखी जा रही है। जी तरुणा, इंदौर में 39-40 डिग्री के आसपास तापमान हो चुका है। इसलिए पुष्पमित्र भार्गव महापौर जो है इंदौर के, उन्होंने परसों ये बोला था कि शिक्षा विभाग को और कलेक्टर को वो पत्र लिखेंगे और गर्मी से राहत के लिए बच्चों के लिए वो छुट्टी का करेंगे कि सुबह स्कूल लेट खोलें, जल्दी खोलें और दोपहर में जल्दी बंद कर दें जी। तो कलेक्टर ने इस आदेश को मानते हुए तत्काल लिया है निर्णय कि 12 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।